प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं चाणक्य भाटिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश करने पर आपको होगा फायदा। आपके सवालों के जवाबों के साथ मौजूद होंगे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के बाद एनसीआर के प्रॉपर्टी बाजार पर कितना पड़ा है असर। सरकार के नोटबंदी के फैसले से क्या जारी रहेगा मंदी का दौर। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और पुनर्विकास के जरिए मुंबई के भिंडी बाजार का बदल रहा है चेहरा। सरकार ने काले धन पर हल्ला बोल दिया है डीमोनेटाइजेशन के बाद, लेकिन अब लगता है कि बेनामी प्रॉपर्टीज पर भी लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। बेनामी ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए अब प्रॉपर्टी ओनरशिप नियमों को और सख्त किया जाएगा, साथ ही उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। श्वेता कोठारी की ये रिपोर्ट देखिए। बेनामी प्रॉपर्टी वाले होशियार, यही वो संदेश है जो नोटबंदी के बाद सरकार कालाधन रखने वालों को देना चाहती है। इसी साल अधिसूचित नया कानून बेनामी प्रॉपर्टी सौदों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में सरकार को ज्यादा अधिकार देता है। तो सरकार ने दोबारा से एक बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट दोबारा से करके ला रहे हैं वो लोग। उसको उन्होंने पावर्स और ज्यादा दे दी हैं। उसके अंदर पीनल प्रोविजंस कर दिए हैं, जहां आपकी तरफ उनको ये पता चला कि आपने ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट का साइकिल क्रिएट किया है, तो सरकार ने रेगुलेटर अपॉइंट किया है जिसके पास ये पूरी पावर्स हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का कुछ परसेंट ले ले बेच के या आपसे, और उसके बाद आपको अलग से क्रिमिनल प्रोविजंस हैं टू सू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। 1 नवंबर से अमल में आने वाले कानून के तहत जो लोग टैक्स बचाने के लिए बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उन्हें 7 साल तक की कठोर कैद हो सकती है। 500 और 1000 रुपए की नोटबंदी के फैसले के साथ बेनामी के इस कानून से रियल एस्टेट में छाए काले धन पर लगाम कसने के साथ खरीदारों को राहत मिल सकती है। बेनामी प्रॉपर्टी कानून 1988 पर आधारित इस नए कानून में गलत जानकारी देने पर 5 साल की कैद हो सकती है। बेनामी संपत्ति बिना मुआवजा दिए सरकार जब्त कर सकती है और असली मालिक के बेनामदार से प्रॉपर्टी वसूलने पर पाबंदी लग सकती है। तो अगर आज हम दोनों चीज़ों को देखें कि काला धन जो अब 500 और 1000 रुपए के नोट सरकार ने बंद कर दिए हैं, तो रिडंडेंट हो गया। जिसके पास भी बैग्स में पैसे पड़े हुए हैं वो सब पड़े हुए हैं, लगा नहीं सकते आप उसको। उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट दोबारा से पावरफुल बना के उन्होंने ला के खड़ा कर दिया। दोनों चीज़ों को हम देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे 200% पॉजिटिव आने वाला है। दिस हाउ आई फील। बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में और तब्दीलियां आ सकती हैं। रियल एस्टेट नियामक की निगरानी के बाद इस सेक्टर पर लोगों का भरोसा भी बहाल हो सकता है। नई दिल्ली से श्वेता कोठारी, एनडीटीवी। और अब बात नोटबंदी की, जिसका असर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बाजार पर पड़ा है और एनसीआर प्रॉपर्टी मार्केट पर इसके प्रभाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज शर्मा, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट सेल्स 99acres.com। साथ ही हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में है साहिल कपूर, ईडी रीमैक्स इंडिया, और मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहन शर्मा, एसोसिएट डायरेक्टर JLL इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे साथ इस शो में। और एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में बात करें, साहिल, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं इमीडिएट इफेक्ट इसका क्या है, इस अनाउंसमेंट का? दिल्ली एनसीआर ऐसी मार्केट है जहां पे कैश इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है रियल एस्टेट में। सो ऑफ कोर्स सेटबैक तो आएगा। इनिशियली थोड़ा सा एक सेंटिमेंट्स लोगों के गड़बड़ आ जाएंगे। सो आई थिंक पीपल विल वेट एंड वॉच। अभी इनिशियली थोड़े सा टाइम के लिए 45 डेज 60 डेज ट्रांजैक्शंस हम नहीं देखेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में असर आएगा, बिकॉज बस असर प्राइमरी में भी आएगा। बिकॉज एज बायर्स मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है कुछ भी मार्केट में इकोनॉमी स्लो डाउन होता है तो आई वुड से लेट मी वेट एंड वॉच। अभी मैं कुछ नहीं खरीदने वाला हूं, तो अभी थोड़े दिन लल रहेगा मार्केट, बट ओवरऑल इसका इफेक्ट आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स, जेन्युइन बायर्स बहुत अच्छा आने वाला है। इट्स अ वेरी गुड मूव, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो
नीरज, आपको भी यहाँ पर मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगी, क्योंकि ये तो हम सभी जानते थे कि मार्केट में मंदी है, सेल्स ट्रांजैक्शंस कम ही हो रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पिछले कुछ महीनों का, और अब एक हफ्ता गुजर चुका है नोटबंदी को भी, जब से ये नोट नहीं लिए जा रहे हैं और डिमोनेटाइजेशन हुआ है, क्या असर आप देख रहे हैं तब से और अब में ट्रांजैक्शन में, लोगों के इंटरेस्ट में भी कितना असर आया है? देखिए, ट्रांजैक्शन तो इस टाइम बिल्कुल नील हो चुके होंगे, क्योंकि जो पहले की भी ट्रांजैक्शन हुई है, लोग जिन्होंने कैश की ट्रांजैक्शन कर ली थी उस कैश की ट्रांजैक्शन को रिवर्क करना चाहेंगे, बिकॉज जो 500 और 1000 रुपए का नोट है वो वैलिड नहीं है। तो वैसे इस हफ्ते 10 दिन, लास्ट 8 दिन में तो यही हुआ है कि लोग अपने कैश को ही बदलवाने में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो मेरा मानना थोड़ा डिफरेंट है कि प्राइमरी मार्केट दिल्ली एनसीआर की लगभग चेक से ही चलती है, जो रेजिडेंशियल मार्केट है। तो उस मार्केट पे असर तो जरूर आएगा, क्योंकि आज की डेट में प्रायोरिटी लोगों को रहेगा कि पहले सारा कैश फ्लो ठीक से बन जाए, और जो भी रियल एस्टेट बायर है, सेलर है, वो भी वेट करेगा शायद प्राइस ऊपर नीचे हो। लेकिन प्राइमरी मार्केट, जो कि रेजिडेंशियल प्राइमरी मार्केट, अधिकतर आजकल दिल्ली एनसीआर में चेक से चलती है, तो उस पर मुझे लगता है जो आने वाले टाइम पे इतना असर नहीं आएगा। दूसरा, अगर मैं सोचूं इसके हिसाब से, तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे जो ये नोटबंदी करा है, जो कि इकोनॉमी को क्लियर कर रहे हैं, क्या जो ब्लैक मनी को निकाल रहे हैं, इससे मुझे लगता है रियल एस्टेट और थोड़ा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हो जाएगा। जितना पारदर्शी होगा उतना ही एज अ प्लेटफॉर्म हम 99 एकर्स देखें तो हम कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिखा पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में प्राइस ही लोग कहते हैं कि आधा चेक है आधा कैश है, इसलिए वो नहीं दिखा पाते। लेकिन कंज्यूमर को ये अच्छा रहेगा कि पूरी डिटेल उसको एक बारी में देखने को मिल जाएगी, जो कि हम अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्प्ले कर सकेंगे और कंज्यूमर को सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंडरी मार्केट में जरूर असर पड़ेगा इसका, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट जहां सर्कल रेट और ट्रांजैक्शन रेट में फर्क है, पुरानी जो बने हुए हैं घर साउथ दिल्ली के या नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के, वहां पे जो कैश कंपोनेंट काफी होता था, तो वहां पे थोड़ा अभी रुकावट आएगी। लेकिन ओवरऑल प्राइमरी मार्केट में आने वाले 6 महीने, तो ऑफकोर्स 6 महीने तो लग जाएंगे, क्योंकि काफी बड़ा झटका है रियल एस्टेट को, इसमें उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट ओवरऑल एक कंज्यूमर के लिए अच्छा है कि काफी पारदर्शिता हो जाएगी, सब ट्रांसपेरेंट रहेगा, हम लोग प्लेटफॉर्म पे दिखा पाएंगे कि ये एक्चुअल प्राइस है प्रॉपर्टी की, इसमें ना चेक है ना कैश है, यही टोटल प्राइस है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। तो इससे कंज्यूमर को अच्छा रहेगा। जी रोहन, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्राइमरी की पहले बात करते हैं। परसेंटेज वाइज अगर किसी पे असर पड़ेगा मार्केट की, अगर हम बात करें प्राइमरी पर कितना पड़ेगा और सेकेंडरी पे कितना पड़ेगा, और कितने दाम घटने के आसार हैं इन दोनों मार्केट्स में? देखिए, परसेंटेज तो कहना अभी मुश्किल है, पर मेरा व्यू है ये है कि बायर्स जब भी मार्केट में उतरेंगे थोड़े टाइम के बाद, सेकेंडरी मार्केट जिसमें कैश कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाम गिरेंगे। हमारा अंदाज़ा है कि कुछ 10 से 15% या थोड़ा उससे भी ज़्यादा 20% तक दाम गिर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर कैश के ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते थे। और वहीं पर एक हम देखेंगे यहाँ पर जेन्युइन बायर अब पुश करेगा कि पेमेंट फुल चेक ही हो। इसके रहते ये होगा कि अगर दाम और गिरते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो प्राइमरी मार्केट को भी रिएक्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि वहाँ पर चेक का कैश का प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं है प्राइमरी मार्केट में, बट फिर भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में अगर गैप और वाइडन होता है तो प्राइमरी मार्केट को भी रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए, जितना सेकेंडरी मार्केट करेक्ट होगा उतना ही प्राइमरी मार्केट उससे थोड़ा कम लेवल पे, बट उसको रिएक्ट करना पड़ेगा ताकि प्राइसेस कंपेटिटिव रहे, और ऐसा ना हो कि जो बायर्स मार्केट में आ रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट का रुख करे, क्योंकि अब उनको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैश देना है या सैलरी, लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैश कंपोनेंट कहाँ से पूरा करे। तो ऐसे में जब हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेकेंडरी मार्केट के दाम कम है प्राइमरी से, तो अगर सेकेंडरी और कम होती है तो प्राइमरी को भी थोड़ा बहुत रिएक्ट पॉजिटिवली करना ही पड़ेगा वहाँ दामों को चलते। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये अहम हो जाता है, इसलिए मैं साहिल आपसे जानना चाहूँगी, कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है आपका। सेकेंडरी मार्केट जो है वहाँ पर स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स का भी बहुत होल्ड रहता है। अब अगर कैश नहीं आएगा, डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो इनकी होल्डिंग कैपेसिटी पर अब प्रेशर पड़ने लग जाएगा कि आप कब तक रोक करके बैठ सकते हैं, आप कब तक नुकसान उठा सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आई थिंक वो इंडिविजुअल पे टोटली डिपेंड करेगा। मेरी नीड बेस्ड सेल हो जाएगी। इफ़ आई हैव दी होल्डिंग कैपेसिटी, मैं उसे प्रॉपर्टी को बेचूंगा। अगर मेरी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अर्जेंट नीड ऑफ मनी है, तो किसी भी हालत में मुझे निकालना पड़ेगा।
और इन्वेस्टर्स कोई ना कोई डिफरेंट रूट्स ढूंढेंगे, डिफरेंट लूपहोल्स ढूंढेंगे। अभी बहुत कम समय हुआ है, अभी आई थिंक इट्स जस्ट वीक 10 डेज। इतनी देर में अभी किसी ने कोई सॉल्यूशंस, कोई लूपहोल्स नहीं निकाले हैं, बट वे आउट्स निकलेंगे धीरे धीरे। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके इंटरेक्शन में शायद वो लोग भी होंगे जिनके पास 4-4 फ्लैट हैं और फिर वो सोच रहे हो, तो पैनिक किसी में सेट इन करते हुए दिख रहे हैं आप कहीं पे भी? सी पैनिक डेफिनेटली है, बिकॉज लोगों को क्लैरिटी नहीं है। अभी तो लोगों को ये भी क्लैरिटी नहीं है कि बैंक से कितना अमाउंट निकल सकता है, कितना जमा हो सकता है, कितना कैश मैं निकाल सकता हूँ, कितना मुझे टैक्स लगेगा, किसी भी चीज पे क्लैरिटी नहीं है, तो दैट्स वाई पैनिक है। बट मेरी सजेशन लोगों को ये रहेगी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, डू नॉट पैनिक। आराम से किसी की बातों में मत आओ, किसी की ड्यूबियस अट्रैक्टिव डील्स में मत आओ, अपना पैसा गलत जगह पे भी मत फंसाएं। आराम से वेट एंड वॉच करो, गवर्नमेंट का देखो, टैक्स कंसल्टेंट को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करो, और उसके बाद जाके मे बी December 30th 31st के बाद कोई भी रिएक्शन करें। अभी करना आई थिंक प्रॉब्ली गलत जगह पे वो फंसाने वाली बात होगी अपने आप को। अगर हम ब्रोकर्स की बात करें, अगर आप बता पाए हमें कि जो अभी ट्रांजैक्शंस चल रही थी या जो अभी एडवांस स्टेजेस पे पहुंच चुकी थी, क्या वो होल्ड पर आ गई हैं? सी सेलर और बायर दोनों ही बहुत अजीब सी पोजीशन में है। आज अगर एज अ सेलर मैं अपना पुराना कैश देना चाह रहा हूं तो आई वुड वांट कि जितनी जल्दी से जल्दी निकल जाए, बट बायर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आई मीन बहुत से लोग मार्केट में गए कि जितना पुराना कैश हमारे पास पड़ा है, जितने 500,000 के नोट हैं, अगर हमारे चल सकते हैं तो चल जाएं। आई मीन अक्रॉस द कंट्री, सिंस वी हैव ऑफिसेज ऑल अक्रॉस, बहुत से लोग अलग अलग जगहों पे ट्राई कर रहे हैं किसी डेवलपर को पैसा देने का, किसी तरीके हमारा पुराना कैश निकल जाए। बट बहुत कम ऐसे बायर्स हैं और बहुत कम ऐसे जेन्युइन बायर्स हैं जो ये चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दैट इज समथिंग विच द पीपल हैव टू बी कॉशियस अबाउट। नीरज, आपसे ये जानना चाहेंगे, प्राइस करेक्शन होगा, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन प्राइस करेक्शन होगा जब से ये शो शुरू किया है तब से हम सुन रहे हैं। जब खरीदने जाएं तो नहीं होता है, लेकिन जब बेचने जाएं तो प्राइस करेक्शन होता है। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई में पोटेंशियल है प्राइस करेक्शन का? और बहुत सुनते हैं, हम कभी सुनते हैं 30% ये परसेंट, तो परसेंटेज मैं आपसे बोलूंगी नहीं, लेकिन आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? देखिए, प्राइस करेक्शन हर तरीके से सोचा जा सकता है। प्राइस करेक्शन लोग सोचते हैं कि कीमतें गिर जाएंगी, एक होता है कीमतें गिर जाएंगी, एक होता है आने वाले 3 साल में कीमतें नहीं बढ़ेंगी। तो कई जगह तो आप समझे कीमतें नहीं बढ़ेंगी। हाँ, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है, अगर वो कैश कंपोनेंट इतना इन्वॉल्व है, थोड़ा बहुत करेक्शन आने की संभावना हो ही जाती है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो बिल्डर को भी कुछ ना कुछ, चाहे फ्री भी देता है, चाहे कुछ वो ऑफर बनाता है, अपने प्रॉफिट को शेयर करता है कंज्यूमर से। अब उसको चाहे आप करेक्शन कहें कि जो रेट आज से पहले 3 साल पहले या 2.5 साल पहले द्वारका एक्सप्रेस पे चल रहा था, अगर आज भी वही रेट है, तो अगर हम उसको प्राइस करेक्शन कहें तो उसको प्राइस करेक्शन कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ऊपर नहीं गया, इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिला, तो वो अलग तरीके से करेक्शन हो जाती है। लेकिन सब इस टाइम की जो अभी पोजीशन है, वो तो अगर हम देखें तो 2017 जनवरी 1 को ही थोड़ा क्लियर हो पाएगा, जब ये पूरा डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रधानमंत्री जी उसका अगला उपचार क्या करेंगे, बेनामी प्रॉपर्टी पे करेंगे। तो बेसिकली वो टारगेट जो रियल एस्टेट को कर रहे हैं, थोड़ा सा लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जैसे साहिल ने कहा, मेरे ख्याल से इस टाइम भी राइटली सजेशन ये है कि थोड़ा रुक जाएं, देखें मार्केट किस तरफ, रुझान किस तरफ है, कैसे लोग होगा, किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद ट्रांजेक्शन करें। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन आने की संभावना होगी पक्का जी। वहीं अगर नीरज आप बता पाए कि कौन से इलाकों में, अगर हम दिल्ली की बात करें, तो जहां पे प्राइस करेक्शन हो सकता है और इसके कारण क्या होंगे? देखिए, प्राइस करेक्शन कहां हो सकता है, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा प्राइस करेक्शन होगा लग्जरी मार्केट पे, जहां हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं ज्यादा, क्योंकि वहां पे संभावना ज्यादा है करेक्शन की। अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन मार्केट करूं, क्रॉसिंग रिपब्लिक, राजनगर देखूं, तो वहां ऑलरेडी 30-40 लाख का है। अगर वो प्राइमरी मार्केट 32-33 की होगी तो थोड़ा सा कंपोनेंट कैश का होगा, उसमें जो अगर करेक्शन भी करेंगे तो 10-5% की करेक्शन आएगी। वो भी संभावना, मतलब माइनर से संभावना है। लेकिन जहां प्रोजेक्ट्स ही 1 CR से ऊपर शुरू होते हैं, अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस से बोलूं, एक टाइम पे वहां 10,000 12,000 हो गया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन देखूं 9,000 10,000 रेट हो गया, और जो प्राइमरी और रीसेल में फर्क आ गया, वहां पे संभावना मुझे ज्यादा, यानी कि इन नटशेल जो लग्जरी मार्केट है, जो हाई एंड मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है, वहां पे करेक्शन होगी। साउथ दिल्ली में देख लें, सर्कल रेट और मार्केट रेट में फर्क है। अभी अगर सर्कल रेट थोड़ा और नीचे कर दिया जाए तो शायद कहीं ना कहीं डीलिंग हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल हाई एंड और सेकेंडरी मार्केट, साउथ दिल्ली की मार्केट है, नॉर्थ वेस्ट की मार्केट है, वहां पे जो दिल्ली की मार्केट है, पर्टिकुलर दिल्ली की मार्केट, वहां पे करेक्शन होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और अगर बाहर निकले तो गुड़गांव में 1 CR अनबव के जितने भी लॉन्चेस होंगे, वहां पे कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा ही आएगा।
जी, अब रोहन मैं आपके पास आना चाहूँगा। तो जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ है, रियल एस्टेट शायद अपने रिवाइवल ग्रोथ पकड़ रहा था, रिवाइवल पाथ को पकड़ रहा था, तो क्या ये जो डीमोनेटाइजेशन है ये पुश करेगा रिवाइवल के लिए, या अभी थोड़ी देर या थोड़े महीने अभी और रुकना पड़ेगा कि रिवाइवल हो सेक्टर का? देखिए, रिवाइवल के लिए तो हम सब बोल रहे हैं कि रिवाइवल हो रहा है, बट आई थिंक फेस्टिव सीजन में भी किसी ने कुछ खास रिवाइवल देखा नहीं, तो रिवाइवल कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्टर में कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी होना, अकाउंटेबिलिटी होना, टाइमली डिलीवरी होना। बेनामी एक्ट के बाद, रेरा के आने के बाद और अब डीमोनेटाइजेशन के बाद, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे एंड यूज़र का कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस आता है कि मैं मार्केट्स में से प्राइस्ड आउट नहीं हूँ, मेरे को कोई गलत डील मिल रही है या मुझे कहीं से ब्लैक मनी का कंपोनेंट जमा करना है। दूसरा, डेवलपर्स जब फोकस करेंगे डिलीवरी के ऊपर, तो जो बाकी बचा हुआ कॉन्फिडेंस है वो भी आएगा। प्राइस एक कंपोनेंट है बायर के डिसीजन मेकिंग में, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बायर कॉन्फिडेंस है कि डेवलपर उसे घर टाइम पर बना के दे, खासकर एंड यूज़र के लिए। तो अगर ये सब चीज़ें आती हैं जो बायर में कॉन्फिडेंस वापस ला सकती हैं कि मैं एक सही दाम दे रहा हूँ, एक सही प्रोजेक्ट में घुस रहा हूँ और उसमें सब अप्रूवल्स हैं, ट्रांसपेरेंट, पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, वहाँ से कॉन्फिडेंस जब आएगा तब आप देखेंगे कि मार्केट में रिवाइवल वापस आएगा। जब तक ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा मार्केट में तब तक रिवाइवल की बात होगी, बट मार्केट स्लो ही रहेगी। और साथ में रोहन, आप क्या मानते हैं कि यहाँ सीरियस बायर और नॉन सीरियस जो एक होता है एटीट्यूड के साथ आया है, जो सिर्फ पूछ के चला जा रहा है, वो उसकी छटनी भी होती हुई हम देखेंगे आगे कुछ महीनों में? नहीं, आई थिंक वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। पिछले 6-7 महीने में भी इन्वेस्टर्स जैसे मार्केट से कम हुए, एंड यूजर्स मार्केट में फिर भी थे, और एंड यूजर के साथ अब हमेशा ये देखेंगे कि वो थोड़ा कॉशियसली ही डिसीजन लेते हैं। तो इमीडिएटली नहीं खरीदेंगे, 4-5 प्रोजेक्ट्स देखेंगे, डेवलपर का क्रेडेंशियल देखेंगे, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी देखेंगे और अपनी कॉस्ट देखेंगे। तो ये सब तो शुरू से है ही। आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो सीरियस बायर है वो मार्केट में ऑलरेडी है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ वापस आएगा। बट बाकी पैनलिस्ट ने जैसे बोला कि कैश पोजीशन सब अपना देखेंगे शॉर्ट टर्म में, तो इमीडिएटली तो कोई मार्केट में नहीं आएगा, बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और डेवलपर्स वो कॉन्फिडेंस देंगे कि हम सही काम करेंगे, तो सीरियस बायर मार्केट में डेफिनेटली आएगा। बिकॉज प्राइस भी काफ़ी हद तक जब नहीं बढ़ता या रैशनलाइज होता है तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है ही दोनों सूरतों में। जी, हम क्लोजिंग कमेंट्स लेना चाहेंगे। रोहन, अब आपसे ही शुरू करते हैं। कब आप देखते हैं कि जो ये डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो छटेगा और फिर बायर्स मार्केट में आएंगे? क्योंकि अभी तो यही लग रहा है कि बायर्स अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं या अगर प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं वो होल्ड पे ही रहेंगे। आई थिंक शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो शायद आपको बहुत ट्रांजैक्शन नहीं मिलेंगे। मेरा मानना ये है कि अगले 4 से 6 महीने के बीच में आप देखेंगे शायद सीरियस बायर्स जो अपना थोड़ा कैश पोजीशन सिक्योर कर लेंगे वो वापस आएंगे। इन बिटवीन आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में खासकर आप देखें थोड़ा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे लोग और थोड़ा रिसर्च करेंगे, दामों को देखेंगे, तो 6 महीने के आसपास वापस आना शुरू करेंगे मार्केट में, एटलीस्ट बायर जो है। जी, वहीं साहिल, आपका क्या टेक है और क्या ब्रोकर्स अब कैसे इसको झेलेंगे या कैसे आगे बढ़ेंगे इस मूव के बाद? शॉर्ट टर्म तो अभी ब्रोकर्स को, रियल्टर्स को झेलना पड़ेगा, बट आई थिंक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा करेक्ट हो जाएंगी। जो ऑर्गेनाइज प्लेयर थे, जो सीरियस प्लेयर्स थे, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे, उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इन सब चीज़ों का, बिकॉज एक एंड यूज़र मार्केट बनेगी। जब एंड यूज़र मार्केट कहीं भी बनती है वहाँ पे स्पेकुलेशंस कम हो जाती हैं, वहाँ पे प्राइस अप डाउन 30% अप्रिसिएशन पर एनम ये सब चीज़ें नहीं मिलती, बट एक रियलिस्टिक प्राइस मिलता है जिसमें जेन्युइन बायर, जेन्युइन सेलर, एक कस्टमर का ट्रस्ट बनता है, डेवलपर्स में कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बनता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है मार्केट में। अभी एनआरआईज भी बिल्कुल पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल ऑफ थे, बट आई थिंक विद ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग चीज़ें बेटर होंगी एंड ओवरऑल इट विल हेल्प द इंडस्ट्री टू इंस्टीट्यूशनलाइज एंड स्ट्रक्चर। जी, वहीं नीरज, आखिरी कमेंट हम आपसे लेना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप बायर्स को?
जैसे तो ये कहूंगा कि थोड़ा होल्ड करें। सबसे बड़ी चीज इसमें जो ये सब हो रहा है इससे ट्रांसपेरेंसी रियल एस्टेट में आ जाएगी। तो एज अ कंज्यूमर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, किस रेट पे क्या ले रहे हैं, और आपके लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि पहले कंज्यूमर को डर ही होता था कि मैं किस रेट पे क्या ले रहा हूं। हालांकि जो अब आने वाला टाइम है 3-5 महीने तो इसको सेटल होने में लग जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरे हिसाब से कंज्यूमर के लिए अच्छा हो जाएगा। जो रेरा एक्ट है, बेनामी एक्ट है, ये सारी चीजें रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज और क्लियर कर रही हैं, जिससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस वापस आ ही जाएगा। क्योंकि ये 3-4 चीजें अगर ठीक हो जाएंगी, अच्छे डेवलपर को वैसे कोई डर नहीं होगा, क्योंकि अच्छा डेवलपर जो वैसे ही काम चेक से कर रहा है और अच्छी डिलीवरी दे रहा है उसके लिए बढ़िया, ताकि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर हट जाएंगे और रियल एस्टेट इंडस्ट्री थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगी और कंज्यूमर के लिए ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। चलिए, आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए अच्छा। लेकिन एक बात जो मुझे खास तौर पर पसंद आई आज के पैनल में वो ये था कि एक पॉजिटिव आउटलुक ही देखने को मिल रहा है। चाहे दाम गिरे या चाहे लोग ट्रांजैक्शन अभी कम करें, लेकिन आगे जाकर के आप सब पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि आगे जाकर के बेहतरी के लिए ही है। तो शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जो सुलझाएंगे आपके भेजे हुए सवाल। बनी रहिएगा हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट।